ओके तो हेलो एंड नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12, जिसमें हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया था कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या उपयोग है और जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में क्या क्या उपयोग है। अब इस वीडियो में हम उसके आगे पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो क्लास में चर्चा करेंगे हम मानव इंसुलिन एवं वैक्सीन उत्पादन पर। ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से मानव इंसुलिन क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलता है। तो मानव इंसुलिन बताने से पहले आपको कुछ बता देते हैं कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसमें एक तरफ तो आहार नाल होती है और दूसरी तरफ पाचक ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से एक पाचक ग्रंथि होती है पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय। और अग्नाशय का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। जो अग्नाशय होती है वह मिश्रित ग्रंथि होती है और यह लगभग इस आकार की होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर डिओडेनम से अटैच रहती है और यह एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का अर्थ है यह बाह्यस्रावी भी है और अंतःस्रावी है। बाह्यस्रावी भाग से यह विशेष प्रकार के एंजाइम को स्रावित करती है जो कि पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं। लेकिन जो अंतःस्रावी भाग होता है उसे कहा जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। यह पैंक्रियाज का इंडोक्राइन पार्ट होता है अर्थात अंतःस्रावी भाग होता है। इसे कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस अर्थात लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इस लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका का नाम होता है अल्फा कोशिका और दूसरी कोशिका का नाम होता है बीटा कोशिका। जो अल्फा कोशिका होती है वह ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करती है? ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करती है। और यह क्या करता है, जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल यानी ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो यह उसको बढ़ाने के लिए प्रेरित करता था। जो रिजर्व फूड होता है हमारा, उससे ग्लूकोज का उत्पादन यह कराने को प्रेरित करता है, जिससे कि मूर्छा आदि ना आए और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बना रहे। अर्थात यह ग्लूकोज के स्तर को अप करने का कार्य करता है। जबकि जो बीटा कोशिका होती है इससे एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। हमने पहले ही कहा पैंक्रियाज मिश्रित ग्रंथि है जिसके बाह्यस्रावी भाग से एंजाइम और अंतःस्रावी भाग से हार्मोन्स निकलते हैं। अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, जबकि बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन हमारे रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। अर्थात यदि स्तर बढ़ रहा होता है तो उसको ये डाउन करता है अर्थात लेवल में लाने का प्रयास करता है। लेकिन होता क्या है कि किन्हीं कारणों से जब इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा नहीं बन पाती है बॉडी के अंदर, तो ऐसे में हमारे ब्लड में या व्यक्ति के ब्लड में क्या हो जाता है, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और इसी डिजीज़ को कहा जाता है मधुमेह या मिलिटस डायबिटीज़। इसका नाम आपने बहुत कॉमन रूप से सुना होगा कि कुछ लोगों को मधुमेह या डायबिटीज़ का रोग ज़रूर हो जाता है, तो उनमें क्या हो जाता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने इसका उपाय यही सोचा कि क्यों ना इंसुलिन के ऐसे इंजेक्शन बनाए जाएं कि बाहर से इंसुलिन की मात्रा ऐसे रोगियों को लगाई जा सके। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मानव इंसुलिन एक लघु प्रोटीन हार्मोन है। यह अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। यह रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन की कमी से रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। चूँकि ये डाउन करने का काम करता है, अब इसकी कमी हो गई तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इससे मधुमेह रोग हो जाता है अर्थात डायबिटीज़ मिलिटस रोग हो जाता है। सबसे पहले सन 1916 में एडवर्ड शेफर ने इंसुलिन की खोज की थी। किन्होंने किया था? एडवर्ड शेफर ने इंसुलिन की खोज की थी। प्रारंभ में मधुमेह रोगियों के उपचार के लिए जो इंसुलिन प्राप्त की जाती थी वह थी सूअर और गायों से प्राप्त की जाती थी। इस प्रक्रिया में लगभग 100 ग्राम इंसुलिन प्राप्त करने के लिए लगभग
800 से 1000 किलोग्राम अथवा 1 कुंटल आप कह सकते हो अग्नाशय की आवश्यकता होती है। आप सोच सकते हैं स्टार्टिंग में कितना ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद इंसुलिन बनाई जा रही थी कि लगभग 1 क्विंटल अर्थात 1000 किलोग्राम अग्नाशय, वो भी सूअर और गाय से निकाल करके फिर उनसे निचोड़ के क्या प्राप्त किया जाता, लगभग 100 ग्राम इंसुलिन बनाई जाती थी। यह इंसुलिन मानव इंसुलिन की संरचना से कुछ भिन्न थी। इससे कुछ रोगियों में इससे एलर्जी भी उत्पन्न हो जाती थी। लेकिन बाद में क्या किया गया कि ऐसे इंसुलिन का निर्माण किया गया डीएनए पुनर्योगज तकनीकी के द्वारा, जिससे कि कोई भी एलर्जी उत्पन्न ना हो। तो चलिए जान लेते हैं इंसुलिन की संरचना क्या होती है। तो सन 1955 में फ्रेडरिक सेंगर ने पता लगाया कि चूँकि गाय का जो इंसुलिन था उसे जब भी चढ़ाया जाता था तो एलर्जी हो जाती थी। तो गाय के अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन के अणु में 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अल्फा तथा बीटा होती हैं, जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी होती हैं। श्रृंखला जो पहली श्रृंखला होती है उसमें 21 अमीनो अम्ल तथा जो दूसरी श्रृंखला होती है बीटा श्रृंखला, जिसे बी भी आप बोल सकते हो, कैपिटल ए कैपिटल बी भी बोल सकते हो। जो बीटा होती है उसमें 30 अमीनो अम्ल होते हैं। ये श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी होती हैं। मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक हार्मोन अर्थात प्रो हार्मोन के रूप में संश्लेषित होता है, अर्थात शुरुआत में जब इसका संश्लेषण होता है तब प्रो हार्मोन के रूप में होता है, जब बाद में यह एक्टिव होता है, जिसमें एक अतिरिक्त श्रृंखला भी होती है जिसे पेप्टाइड श्रृंखला सी बोला जाता है, जब शुरुआत में स्टार्टिंग लेवल पर होता है। परिपक्वता के दौरान सी पेप्टाइड श्रृंखला पृथक हो जाती है, अतः परिपक्व इंसुलिन में 33 अमीनो अम्ल सी पेप्टाइड नहीं होता है। 33 अमीनो अम्ल होते हैं और सी पेप्टाइड नहीं होता है। और इस खोज के लिए एफ सेंगर अर्थात फ्रेडरिक सेंगर को नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो बात करें तो इंसुलिन की दोनों श्रृंखलाओं का जैव संश्लेषण एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला प्रो इंसुलिन के रूप में होता है। प्रो इंसुलिन के संश्लेषण का नियंत्रण क्रोमोसोम संख्या 11 की छोटी भुजा पर स्थित जीन द्वारा होता है। चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे इसका संश्लेषण किया जाता है। तो सन 82 में, अब याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछते हैं तो आप ये डेट को याद रखना है कि 1983 में सफल रूप से बन पाया था, लेकिन इसका प्रयास जो चालू हुआ वह 1982 से स्टार्ट हुआ। मधुमेह के रोगियों के लिए मानव इंसुलिन का सफल उत्पादन किया गया। एक कंपनी है जिसका नाम है एली लिली नामक एक अमेरिकन औषधि निर्माण कंपनी ने 5 जुलाई 1983 को 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव की इंसुलिन की श्रृंखला ए अर्थात अल्फा एवं बीटा के समान थे। इन्होंने आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसे आप बोलते हैं डीएनए पुनर्योगज तकनीकी का उपयोग करके इन जीन्स को ई कोलाई अर्थात इस्चरिचिया कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित करके इंसुलिन की श्रृंखलाएं प्राप्त कर ली। इंसुलिन की ए व बी श्रृंखलाओं को पृथक रूप से प्राप्त करके उन्होंने इन्हें डाइसल्फाइड बंधों से जोड़ दिया। इसे उत्पादित इंसुलिन को क्या कहा गया? मानव इंसुलिन कहा गया, या ह्यूमिलिन भी इसे बोला जाता है। तो इससे उत्पादित, यहाँ इससे लिख लीजिएगा, इससे उत्पादित इंसुलिन को मानव इंसुलिन या ह्यूमिलिन कहा गया। और अब हम देखते हैं तो मानव इंसुलिन के संश्लेषण को हम निम्न आरेख द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले इसे किया गया, आप ध्यान से देखेंगे तो मानव की कोशिकाओं से जो इंसुलिन का जीन है उसको पृथक कर लिया गया। ध्यान से देखिए, डीएनए पृथक किया गया और इसके बाद जो इंसुलिन बनाने का जीन कहाँ होता है? अभी हमने बताया था 11वें क्रोमोसोम की सबसे जो छोटी वाली श्रृंखला होती है, छोटा भाग होता है, छोटी भुजा होती है, उस पर पाया जाता है। तो उस जीन को पृथक कर लिया गया एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या किया गया? ई कोलाई बैक्टीरिया लिया गया और उसका जो प्लाज्मिड होता है, इसके बारे में आप पहले से डिटेल में जानते हैं कि प्लाज्मिड पाया जाता है और यह अलग होता है जीवाणुओं का जो मेन न्यूक्लियोइड होता है उससे यह अलग होता है, और इसमें कट लगा करके और इसमें ही इस जीन को जोड़ दिया जाता है और यह क्या करेगा? अंदर द्विगुणन करेगा। तो प्लाज्मिड को लेकर के
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से कट कर दिया जाता है और कट करने के बाद इस वाले जीन को इसके अंदर प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे क्या बन जाता है, पुनर्योगज डीएनए बन जाता है। देखिए पुनर्योगज डीएनए बन गया और यह जो अब हमारा है ई कोलाई वह प्लाज्मिड रहित अर्थात इसमें प्लाज्मिड नहीं है। अब इस प्लाज्मिड को इसके अंदर इंटर करा देंगे। तो देखिए पुनर्योगज डीएनए को इंटर करा दिया गया है प्लाज्मिड के अंदर और इसके बाद यह प्लाज्मिड दुगुणन करेगा और खूब ज़्यादा गुणन करने से हमें बहुत सारी मात्रा में इसके क्लोन्स या पुंज प्राप्त हो जाएंगे। तो किण्वक में अभियांत्रिक जीवाणुओं के क्लोन्स प्राप्त हो जाते हैं और फिर इसके बाद इन्हीं क्लोन से हमें मिल जाता है, क्या मिल जाता है, पुनर्योजित इंसुलिन मिल जाता है। और यही था मानव इंसुलिन उत्पादन के चरण। तो देखा आपने कि कैसे वैज्ञानिकों की सूझबूझ से मानव इंसुलिन का निर्माण संभव हो पाया, जिससे कि मधुमेह रोग का इलाज संभव हो पाया। अदरवाइज आप देखते थे कि जो मधुमेह रोग था उसका कोई भी इलाज संभव नहीं था। चलिए आगे अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर और अगला टॉपिक है टीका का उत्पादन यानी वैक्सीन का प्रोडक्शन। वैक्सीन का निर्माण भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो वायरस जनित रोग होते हैं विदाउट टीके वो ठीक ही नहीं हो सकते, अर्थात उनका इलाज ही वैक्सीन होता है। उनके लिए कोई भी ऊपर से मेडिसिन का निर्माण नहीं किया जा सका। टीकाकरण के बारे में हमने आपको इससे पहले के भागों में बहुत अच्छे से समझा रखा है, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने किया था और किसके चेचक का निर्माण किसके टीके का निर्माण किया था, तो चेचक के टीके का निर्माण किया था। और हम जानते हैं कि जो रोगजनक को दुर्बल या अक्रिय करने की तकनीकी जो थी वह लुईस पास्चर द्वारा खोजी गई। और ये जो दुर्बल या अक्रिय रोगजनक होते हैं या जो पैथोजन फैक्टर होते हैं इनको शरीर में इंटर करा दिया जाता है, जिससे हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न हो जाती है और जब दोबारा वह स्वयं आकर के अटैक मारता है विषाणु, तो हमारा शरीर उससे लड़ने में कारगर हो जाता है। तो यही जो तकनीकी होती है इसी को बोला जाता है टीकाकरण। और इसमें कौन यूज होता है, टी स्मृति कोशिकाएं, या ये स्मृति कोशिकाएं याद रखती हैं कि यह प्रतिजन हमारे पास आ चुका है और दोबारा जब अटैक करेगा तो इस पर हमको कैसे फाइट करना होता है। और इसमें जब टीका युक्त व्यक्ति उसी रोगाणु से संक्रमित होता है तो उपस्थित बी एवं टी स्मृति कोशिकाएं, हमने इसको पूरे डिटेल में पढ़ाया है जब हमने टीकाकरण का पढ़ाया था चैप्टर आपको, तो उसमें टीका की प्रोसेस, टीका के प्रकार और सारे टीकों के बारे में अच्छे से वहाँ डिटेल में आपके नॉलेज दिया था। तो क्या होता है, जो टी और बी कोशिकाएं होती हैं वो शीघ्रता से उन्हें पहचान कर लेती हैं और इसके बाद बहुत सारी एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर देती हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, वह प्रतिजन समाप्त हो जाता है। तो बात करें इसमें लिखेंगे क्या, तो पुनर्योगज तकनीकी द्वारा हेपेटाइटिस बी, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, काली खांसी आदि रोगों के टीकों का उत्पादन किया जा रहा है। इस विधि में रोग कारक जैसे हेपेटाइटिस विषाणु से प्रतिजन उत्पन्न करने वाले जीन को पृथक करके प्लाज्मिड से जोड़ दिया जाता है। ध्यान से समझिएगा कि जो विषाणु है, विषाणु का जो प्रतिजन है उसको अलग करके प्लाज्मिड में बहुत सारा क्लोन बना लेंगे। अब इन क्लोन्स को शरीर में इंटर करा दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, इन शरीर में इंटर कर दिया, अब शरीर इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर लेगा। अब स्वयं आकर के यदि वायरस अटैक मारेगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा शरीर पर। तो इस पुनर्योजित प्लाज्मिड को ईस्ट कोशिकाओं में प्रवेश करा के संवर्धन द्वारा इसके क्लोन्स तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार अधिक मात्रा में विषाणु के प्रतिजन प्राप्त करके टीके तैयार कर लिए जाते हैं। इन टीकों को मानव पर उपयोग करने से पहले किसी ट्रांसजेनिक एनिमल पर इसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित पुनर्योगज टीकों को द्वितीय पीढ़ी का टीका भी कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी एक द्वितीय पीढ़ी का टीका है। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी पीढ़ी का टीका है, तो द्वितीय पीढ़ी का टीका है। इस प्रकार से निर्मित टीके अधिक सुरक्षित एवं प्रभावशाली होते हैं। इसकी अधिक मात्रा में उपयोग से भी किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है और ये शीघ्रता से तैयार किए जा सकते हैं।
तृतीय पीढ़ी के टीके संश्लेषित टीके होते हैं, जैसे कि यदि हम बात करें फिनाइल ल्यूकेमिया विषाणु तथा पैर व मुंह के रोग के विषाणु के लिए जो टीके बनते हैं उन्हें हम कहते हैं तृतीय पीढ़ी के टीके। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए कुछ मुख्य वैक्सीन का नाम बता देते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी या जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित कुछ टीके हैं। हेपेटाइटिस बी का या सीरम में हेपेटाइटिस से बचाव में उपयोग आता है। हेपेटाइटिस ए का टीका उच्च ज्वर यकृत की क्षति को रोकने हेतु। ऐसे है हर्पस सिम्प्लेक्स विषाणु जो कि जननांगों के अल्सर से बचाव हेतु इसका टीका इस्तेमाल किया जाता है। और डेंगू वायरस में हीमोरेजिक बुखार से बचाव यह टीका करता है। तो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है मानव इंसुलिन और टीके का उत्पादन, जिसमें से ये दोनों टॉपिक जो थे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। अगली वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूँ ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।